तो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। और हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में सीधे 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक क्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरणों को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, और किसी रासायनिक समीकरण जो लिखा हुआ है उसको देख करके कौन कौन सी जानकारी मिलती है और रासायनिक समीकरणों की सीमाएं क्या हैं। मतलब हम कितने भी अच्छे से समीकरण को लिख लें, आखिरकार वो कौन सी बातें हैं जो समीकरण को देख करके हम नहीं बता सकते, उसको हम कहते हैं उसकी सीमाएं, यानी दोष कहना चाहिए एक प्रकार से। तो हम रासायनिक समीकरण को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि रासायनिक क्रिया क्या है। पहली बात तो रासायनिक क्रिया के लिए यह जरूरी है कि आपके पास दो यौगिक हों, अलग अलग गुण वाले दो पदार्थ होने चाहिए और उनको हम मिलाएंगे। मिलाते समय हो सकता है कि परिस्थितियां चेंज हो, दाब कुछ और हो, टेम्परेचर कुछ और हो, उत्प्रेरक का यूज हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो भी हो, दो पदार्थ आपस में मिले और मिलने के बाद अपने खुद के पुराने गुणों को खो दें, पुराने गुणों को खो दें और जो नया पदार्थ बनाते हैं वो नया गुण वाला होना चाहिए। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए गुण वाला पदार्थ बनाते हैं तो हम कहते हैं कि रासायनिक क्रिया हुई है। ठीक, और साहित्यिक भाषा में जाना हो तो हम यहां यौगिक शब्द का उपयोग करेंगे, अणु शब्द का उपयोग करेंगे। तो फाइनली रासायनिक क्रिया का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। जैसे मैं अब आपसे कहूं कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बनाते हैं, अब समझना यह है कि आपके पास एक एग्जाम्पल सोडियम जो कि अत्यधिक क्रियाशील धातु है, आप जानते हैं बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, इसको सामान्य आप नहीं रख सकते, इसको मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्लोरीन गैस नॉक्टाइल गैस है, क्लोरीन तीक्ष्ण गंध है इसकी, एक नाक में कटीली सी लगेगी। और यह क्या है? अत्यधिक क्रियाशील धातु, अत्यधिक क्रियाशील धातु, जिसे किस में रखते हैं हम? केरोसिन में रखते हैं, यानी मिट्टी तेल। ये दोनों प्रॉपर्टी कितनी अलग है, कितने अलग गुणधर्म हैं इनके, लेकिन यही मिलके जो पदार्थ बनाते हैं उसका नाम है नमक, सोडियम क्लोराइड। यानी कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन उनसे मिलकर के जो बना है वो हमारे शरीर के लिए क्या है? एक अनिवार्य पदार्थ बन चुका। ठीक, तब हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में रासायनिक क्रिया हुई है। पहले तो यह समझना जरूरी है हमारा। दूसरी बात, अब एक ये गिलास है, मान लो इसमें आपने पानी लिया और ये मान के चलो कि आपके पास शक्कर है। शक्कर का जो गुण है वो गुण क्या है बोलो? मीठा होना है। शक्कर को हमने इस गिलास में मिला दिया, इस गिलास में हमने शक्कर को मिला दिया। अब ये क्या बन गया? आप शरबत कह लें। इसका गुण अभी भी क्या होगा? होगा ना। तो क्या यहां पे गुण बदला क्या? तो ये रासायनिक क्रिया नहीं है, ये रासायनिक क्रिया नहीं है। तो शब्दों को पहले समझ लो आप कि रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है। दो यौगिक, दो अणु या दो पदार्थ आपस में मिले, मिलने के बाद अपने पुराने वाले गुणों को ये खो देते हैं और जो नया पदार्थ बनाते हैं वो नया गुण वाला होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि उन पदार्थों, उन यौगिकों या उन अणुओं के बीच में रासायनिक क्रिया हो रही है। ठीक है, अब रासायनिक क्रिया हो रही है तो इन रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे इस रिएक्शन में किसने भाग लिया? सोडियम और क्लोरीन। तो ये कहलाते हैं रिएजेंट, यानी क्रियाकारक। इनको हम क्या कहेंगे?
इनको हम कहेंगे क्रिया कारक या इसको अभिकारक भी कहते हैं। ठीक। और जो बनते हैं वो क्या है? उत्पाद यानी कि क्रियाफल, या इसको आप कहेंगे उत्पाद, इसको आप कहेंगे प्रोडक्ट। पहली बात क्लियर है? तो रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक। और जो बनते हैं वो क्रियाफल। अगर एक से ज्यादा क्रियाकारक हैं, जैसे ये एक से ज्यादा क्रिया का अलग अलग थे, तो उनके लिए उनके बीच में कौन सा चिन्ह लिया गया? प्लस चिन्ह लिया गया। दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगाया गया, ये तीर का निशान। ठीक। इसके बाईं ओर हमेशा क्रियाकारक और दाईं ओर हमेशा क्या लिखेंगे? लेकिन क्या यहां पे तीर का ऐसा ही निशान लगेगा या और भी कोई तरीका है? और भी कोई तरीका है? तो बात को समझना, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूं, उससे मेरी बात अच्छी समझ आएगी। देखो, जैसे कि यहां पर एक कटोरा है, इस कटोरे में मैंने रख दिया पानी। पानी ये कौन सी अवस्था में है? हालांकि मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं ये रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बेहतर है ताकि आपके दिमाग तक वो बात पहुंच जाए। मैंने आपको यहां समझा के भेजा कि भाई एक कटोरा लेना है, उसमें पानी लेना है। आप पानी को आप किस में रख दें? कटोरे को फ्रिज में। फ्रिज में रख दिए। फ्रिज में रख दिए तो स्वाभाविक सी बात है कि कटोरे के अंदर का जो पानी है वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन गया ना। ये लिक्विड था तो क्या बन गया? ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल गया ना। अब एक काम करो, उस कटोरे को फ्रिज से निकाल के फिर सामान्य टेम्परेचर पे रख दो, तो कुछ देर बाद, एक आध 2 घंटे के अंदर में ये फिर से क्या बन जाएगा? ठीक। यानी ये क्रियाकारक, मैं फिर कह रहा हूं, ये रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको मैं कि पानी बना किसमें? बर्फ। तो बर्फ फिर से क्या बन गया? मतलब क्रियाकारक किसमें बदला? क्रियाफल में। और क्रियाफल फिर से काय में बदल गया? यानी ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है। तो ये ऊपर वाली लाइन को हम कहते हैं अग्रगामी, अग्रगामी अभिक्रिया, और नीचे वाले को कहते हैं पश्चगामी, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक। क्रियाकारक से क्रियाफल बदल रहा मतलब अग्रगामी, वापस हो रहा मतलब पश्चगामी। तो ऐसी कोई क्रिया हो तो 2 तीर भी लगेंगे। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उत्क्रमणीय। क्या कहते हैं हम? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो 1 तीर भी हो सकता है और 2 तीर भी हो सकता है। अच्छा, 1 तीर होने का मतलब है, अब बात समझो, पता चला आपने एग्जाम्पल सीख के गए मेरे से, आज यहां से सीख कर गए, भले उत्क्रमणी सीख गए हैं, पानी को ठंडा करो, बर्फ बना, बर्फ को गर्म कर दिए, अब घर गए, प्रैक्टिकल अपना रहे हैं। आपके घर में आपका कोई छोटा भाई बहन है, देख बोले आज तेरे को जादू दिखाता हूं, बोले केमिस्ट्री का, इधर आ, बोले छोटा बच्चा इधर आता, जादू। अब जादू का नाम आता तो बच्चे वैसे खुश, बोले तेरे पास 10 का नोट है, ला बोले इधर देख, एक माचिस ला, बोले यूं पकड़े नोट, फंसा दिए कहीं, तो जादू देख, बोले निकाला माचिस, जलाना चालू, वो पूरा जल के राख हो गया। अब देख बोले इस राख से कैसे नोट बनता है, देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया सिखाऊंगा, बोले यार। तो एक बार अगर नोट क्रियाकारक मान लो, राख जो है वो क्रियाफल, अब क्या उस राख से नोट बनेगा? तो कौन सी अभिक्रिया हुई? वो अनुत्क्रमणीय, लेकिन वो रासायनिक क्रिया का एग्जाम्पल है। अब बोले सर ऐसे कैसे? भैया वो नोट था, जब जला तो CO2 में बदला हुआ कि नहीं, तो नई चीज बनी, भले हमारे कोई काम की नहीं होगी, वो CO2 तो बन के उड़ी होगी ना वहां से। ठीक है। अच्छा, CO2 कहां से आई होगी? नोट में काय की CO2? नोट काय से बना है? पेपर से। पेपर कहां से था? बांस से। बांस में क्या होता था? हर सेल में सेलुलोज होगा,
सेलुलोज में कार्बन होगा, वो कार्बन बन के उड़ेगा, क्या CO2 बन के निकलेगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो। तो ध्यान रखना कि उस नोट को आपने जलाया, राख बन गया, राख से दोबारा आप नोट नहीं बना सकते, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक, हर छोटे बड़े पहलू को बता रहा हूं, और एंडिंग में जब ये हमारा एंड होगा ये लेक्चर, तो जितने पॉइंट हैं एग्जाम में पूछा जाता है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखो। तो हम लिखेंगे, पूरी बातों को पहले कर लें। पहले इतनी बात क्लियर है, बाईं ओर क्या लिखते हैं, क्रियाकारक, दाईं ओर क्रियाफल। बीच में लाइन कौन सी होती, तीर की। एक तीर भी हो सकता है, और एक तीर का क्या मतलब निकालोगे, अनुत्क्रमणीय, एक दिशा में होने वाली क्रिया, अग्रगामी अभिक्रिया बस होती है, पश्चगामी नहीं। दो तीर का मतलब क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक से ज्यादा क्रियाकारक या क्रियाफल हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाओगे आप, प्लस का लगाओ। ठीक, और उनकी अवस्थाओं को बताने के लिए, क्रियाकारक हो चाहे क्रियाफल है, अगर उनकी अवस्थाओं को आपको बताना है तो ध्यान रखना, जैसे ये ठोस था तो नीचे एस बनाकर छोटा कोष्टक लिख देंगे, ये अगर गैस रही होगी तो जी बना के छोटा सा। यानी बात समझ लें, अगर आपके पास अवस्था कौन सी है तो छोटे कोष्टक में क्या लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सॉलिड। अगर अवस्था आपके पास द्रव है तो L लिखेंगे, लिक्विड। अगर आपके पास अवस्था क्या है, G, गैस। लेकिन एक और कंसेप्ट, अगर कहीं आपके पास जलीय विलयन है तब लिखते छोटे लेटर में AQ, एक्वस। जलीय विलयन को कहा जाता है एक्वा। ये एक्वा कहां से आ रहा है, यहां आपने एक्वागार्ड सुने होंगे, एक्वागार्ड, एक्वा मतलब पानी, गार्डन उसकी रक्षा करने वाला, जो घरों में रहता है ना, खरीदते फिल्टर के रूप में, एक्वागार्ड मतलब पानी की सुरक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। अब बात को समझना हुआ, एक्वा, एक्वस क्यों आया, क्योंकि कौन सा विलयन है उसका, इसलिए बोलते हैं एक्वस। और एक्वस के लिए शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो कभी केमिकल रिएक्शन में अगर कहीं पे भी क्रियाकारक हो चाहे क्रियाफल हो, नीचे कोष्टक में L लिखा है तो क्या समझोगे, G का मतलब, S का मतलब, और AQ का मतलब जलीय विलयन। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक, कभी कभी हमारा जब प्रोडक्ट बनता है तो वो गैस में भी बनता है, और कभी कभी अवक्षेप भी बन जाता है। अगर गैस के रूप में कोई चीज निकल रही है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये तो नहीं है, एक छोटा एग्जांपल, C+O2 और ये क्या बना, CO। अगर गैस के रूप में निकल रहा है तो ऐसे छोटे कोष्टक में ऊपर की ओर तीर लगा, तो गैस उड़ती है ना, तो जब भी किसी रिएक्शन में आपको ऊपर की ओर तीर दिखा मतलब वो गैस रूप में है और वो ऊपर की ओर उड़ रही, रिमूव हो रही, वहां से निकल रही है वहां से। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे बात समझना, ये ग्लास, ये पानी, अगर रेत डालो, थोड़ी सी रेत, रेत क्या होगी बताओ, नीचे आके जम जाएगी कि नहीं, तो ऐसे जमने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो कभी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अवक्षेप बना है तो वो कहा जाता है नीचे की ओर। तो ऐसे अवक्षेप को दर्शाने के लिए चिन्ह कैसा बना रहेगा बताओ, गैस बन रहा है तो ऊपर की ओर तीर, अवक्षेप बन रहा है तो अवक्षेप का मतलब समझ आया ना, ये बात है। अब बात आती है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके लिए स्पेशल टेम्परेचर है, भाई कोई 300 सेल्सियस पे हो रहा है, तो कहां, कहीं तो लिखेंगे उसको, तो हम लिखते हैं इस तीर के ऊपर। तो ये जो तीर बनता है, यहां आप लिख सकते हो ताप कितना है, दाब कितना है, उत्प्रेरक कौन सा है। उत्प्रेरक का मतलब समझते हो ना, डेवलप वीडियो देंगे पर अभी कम शब्दों में समझ लें। उत्प्रेरक कौन हुआ, उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं।
बोले सर कैसे, कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो बात समझ आ जाएगी। देखो, मान लो कि आप ये चौक से कोचिंग आ रहे हो, चौक में मान लो यहां का बिल्कुल पतला दुबला सा लड़का आ रहा है, वहां दो चार छेड़खानी वाले लड़के मिल गए उसको। अब वो आ रहा था शांत, उसको इधर आते को बताते, डर गया, चुपचाप निकल के आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन अब सेकंड सिचुएशन, जब इधर से चले, अब मैं भी उसके साथ जा रहा हूं, मेरे को नहीं पता कोई घटना, लेकिन मैं उसके साथ बस जा रहा हूं, ठीक, हम चले साथ। जब रिवर्स हो रहे थे और वही लड़के फिर मिले वहां, और उनने बोले इधर आते थे को बताते, बोले अब उसका एटीट्यूड क्या हो गया? अच्छा बोले ऐसा बता, बोले मैं आ रहा हूं, क्योंकि अपने पे भरोसा नहीं है उसको। इधर बोले ये पर्सनालिटी वाला आदमी बोले ये दो चार दिया तो खेल खत्म, है ना? तो उसको अपने पे भरोसा नहीं है। पहले भी आया था, क्रिया चुपचाप थी, ये भाई साहब पहुंचे, बोले अब बात सीना बोले तू इधर तक को मैं बताता हूं, तू क्या बताएगा। अब बात हो गई यहां चेंज, उसके अंदर का क्रिएटिविटी बढ़ गई, पर क्या मैं उस झगड़े में था उनके? लेकिन मेरे कारण से क्या हो गया? क्रिएटिविटी बढ़ गई। तो क्या किया? मैं कौन हूं? मैं उत्प्रेरक हो गया। कौन सा वाला? धनात्मक उत्प्रेरक। क्यों धनात्मक हुआ? क्योंकि उसकी क्रिया को मैंने बढ़ा दिया। अब इसकी सेकंड सिचुएशन समझो, बात समझ आ गई? अब सुनो बात, सेकंड सिचुएशन, पुराने से तुलना नहीं करना है। अब वहां से जब हम पहली बार आ रहे थे तो हम दोनों आ रहे थे, समझना बात को। उधर से उन्होंने बुलाया, इधर आ रहे, बोले तेरे को बताता हूं, ये भी ठीक है बता तू, मैं बताता हूं तेरे को, बोले तो किसको भरोसा मेरे पे है। लेकिन लौटते समय मैं नहीं हूं, मेरे को कोई काम आ गया, मैं नहीं हूं, मेरे को कोई काम आ गया, अब ये अकेले जा रहा है। अब उधर जाके क्या होगा? उल्टा उनके साइड कोई ऐसा जबरदस्त वाला मिल गया, अभी जब जाएगा तो अब क्या होगा बोलो? अब ये बचने की देखेगा। जैसा सीना फूला था आते समय, इधर चुपचाप, उधर एक दो हट्टे कट्टे दिख गए, तो उधर जो हट्टा कट्टा आया वो क्या हुआ उसके लिए? इसकी क्रियाशीलता को क्या किया? घटा दिया। तो वो कौन सा हो गया? ऋणात्मक। और इसका संपूर्ण कंसेप्ट देखना है तो मेरे ऑलरेडी 12th में सतह रसायन पे स्पेशल लेक्चर बने हुए हैं, जिसको चाहिए वो ले सकता है, आधा घंटे में इतना लंबा लेक्चर है वो। ये केवल अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो आपको इतना बस पता हो कि उत्प्रेरक होते क्या है। तो उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और जो बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। और जो घटा देंगे वो कहां लिखा जाता है उनको? तीर के ऊपर। ये बात क्लियर है? तो अब हमने जितनी बातों को पढ़ा है उन बातों को एक बार हम लाइन से बता दें। पहले क्वेश्चन समझ लें आप। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? उसका जवाब होगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अणु या यौगिक परस्पर मिलकर नए गुण वाला नया पदार्थ बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि उन पदार्थों के बीच में, यौगिकों के बीच में या अणुओं के बीच में रासायनिक क्रिया हुई है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और प्रतीकों के रूप में, सूत्र और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने पर जो रूप प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक क्रिया को सूत्र, ये सूत्र लिखते थे कि नहीं बताओ, सूत्र और प्रतीक है ना ये। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और प्रतीकों के रूप में लिखने पर जो रूप प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारी हेडिंग में, हमने कहा था ना सिस्टम से चलेंगे एंड में हम, ये दो बात क्लियर है। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, ठीक, अंडरलाइन। पहला नियम, रासायनिक समीकरण में, रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्रियाकारक कहते हैं, और उसे बाईं ओर लिखते हैं। जैसे मैं खड़े हो गया ऐसे, तो ये बाईं ओर लिखा ना मैंने। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्रियाकारक कहते हैं, और इसको हम कहां लिखते हैं? हम उसको बाईं ओर लिखते हैं।
जबकि रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ बनते हैं उन बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं क्रियाफल या उत्पाद। ठीक है, और कहां लिखते हैं हम इसे से दाईं ओर। बनने वाले जो भाग लेते हैं वो कहां है, बाईं ओर। जो बनने वाले हैं वो, जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, एक से अधिक क्रियाकारक या क्रियाफल होने पर उनके बीच में धन का चिन्ह लिखा जाता है, जैसे कि यहां लिखा है। हुआ यार नियम। अगला नियम, क्रियाकारक या क्रियाफल की अवस्थाओं को बताने के लिए क्रियाकारक के नीचे छोटे कोष्टक में यदि द्रव है तो एल का उपयोग, ठोस है तो एस का, जलीय विलयन है तो AQ का, और गैस है तो G का उपयोग किया जाता है। यह बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद यदि अभिक्रिया में यदि यह अनुत्क्रमणीय क्रिया हो तो क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में एक ही तीर लिखा जाता है। लेकिन यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, अर्थात अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही हो, अग्रगामी हो और पश्चगामी भी हो, कहने का मतलब है क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है और क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक बन रहा है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इनको प्रदर्शित करने के लिए क्रियाकारक और क्रियाफल के बीच में दो तीर का उपयोग करते हैं, एक इस साइड होगी और एक इस साइड। अच्छे समझ लें, ऐसा लिखा जाता है, ये उत्क्रमणीय का चिन्ह, पूरा तीर नहीं बनाते। ये बात क्लियर है। यदि क्रियाफल में बनने वाला पदार्थ अगर गैस होता है तो छोटे कोष्टक में ऊपर की ओर तीर का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। बनने वाले उत्पाद में यदि कोई अवक्षेप बनता है, वो रेत जो डाला था मैंने, पानी में रेत डाल दो, रेत नीचे आके जमा हो जाए। यदि अवक्षेप बनता है तो नीचे की ओर तीर छोटे कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया जिस ताप पर हो रही हो, जिस दाब पर हो रही है, जिस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, उन्हें तीर के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। कहां करेंगे, ये तीर के ऊपर। ये देखो, ताप, दाब, उत्प्रेरक जो भी हो, वो तो क्रियाओं पे डिपेंड करेगा कि किसमें क्या है। दूसरी बात, यदि यहां पर ऊष्मा परिवर्तन को बताना हो, ऊष्मा परिवर्तन का यह मतलब है कि जब दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ये ऊष्मा में परिवर्तन करते हैं। यानी या तो ये ऊष्मा को ये एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, अवशोषित करते हैं। तो जो अभिक्रियाएं रासायनिक क्रिया के दौरान ऊर्जा को अवशोषित करती है, उन अभिक्रियाओं को अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और उनमें जो प्रदर्शन होता है उसके लिए बाईं ओर देखो, यहां मान लो क्या था, A+B, और क्या बना यहां C+। इसने ऊष्मा को क्या किया है, लिया है मतलब यहां पे ऊष्मा के लिए किसका उपयोग करूंगा मैं, Q का, प्लस Q, क्योंकि उसने लिया है। तो कौन सी क्रिया हुई है, ऊष्मा शोषी। इस ऊर्जा को अगर आपने बाईं ओर बताया है तो प्लस रहेगा, लेकिन यही अगर पक्षांतर हो जाता तो वहां क्या होता, सामान्य गणित का नियम है, पक्षांतर होने के बाद धन का। तो बात समझना, यदि क्रिया ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा को ले रही है, तो जुड़ेगी ना वो चीज आकर के। तो हमने यहां क्या किया, ऊष्मा को जोड़ दिया, तो बाईं ओर जोड़ दिए। एक गणित का नियम अगर मैं लगाऊं तो इसको इधर लिखना हो तो किसमें लिखना पड़ेगा मुझे, ये बात क्लियर। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्रियाकारक में ऊर्जा जोड़ते हैं और घटाना हो तो पीछे घटाते, उसी का पक्षांतर करते। लेकिन यही क्रिया अगर ऊष्मा क्षेपी होती, यानी रासायनिक क्रियाओं के दौरान ऊर्जा ले नहीं रही है, ऊर्जा निकाल रही है, तब यहां क्या लिखता मैं, तो उधर जाके क्या हो जाता वो। आप एक साइड का याद रखो तो दूसरा साइड गणित का नियम है, पक्षांतर करने पे आता है। अगर क्रियाकारक में
धन में ऊष्मा लिखी, इसका क्या मतलब समझोगे? ऊष्मा शोषी है। और ऋण में लिखा है मतलब, बात क्लियर है? ये इतनी बातें हैं जो एक रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए जरूरी है। अब बात आती है रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस क्या हैं। हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हम इन रासायनिक समीकरण की सहायता से नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें त्रिकोणमिति का कोई रोल है क्या? तो इससे हम त्रिकोणमिति फलनों की कोई बात नहीं बता सकते। क्या लॉग का कहीं उपयोग हो रहा है? हम लॉग की कोई जानकारी नहीं बता सकते। क्रिया कितनी गति से हो रही है, ठीक है, किस गति से हो रही है, आप गति बता पाओगे क्या? गति को नहीं बता सकते। क्रिया को त्रिकोणमिति आधार पर प्रभावित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस बात की भी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब इसके लिमिटेशंस अपने हैं, और जो लिमिटेशंस है उनकी कोई जरूरत है भी नहीं अपने को। मैथमेटिक्स के अंतर्गत जाएंगे तो इसकी हमको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो फाइनली आज के इस लेक्चर में मैं एक बार फटाफट दोहरा देता हूं आपका एंडिंग सारांश क्या है। और ये 2 मिनट जो लास्ट के होते हैं, ये 2 मिनट आपका रिवीजन होता है पूरे इस आधा घंटे का। तो सुने, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यौगिक या अणु परस्पर मिलकर नए गुण वाला नया पदार्थ बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि उनके बीच रासायनिक क्रिया हो रही है। और रासायनिक क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, रासायनिक क्रिया को सूत्र और प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने पर समीकरण का जो रूप प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके होते हैं। रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ क्रिया में भाग लेता है उसे बाईं ओर लिखते हैं, जो बनता है उसे दाईं ओर लिखते हैं। दोनों के बीच में या तो सिंगल तीर का उपयोग करते हैं या तो डबल तीर का। यदि अनुत्क्रमणी क्रिया है तो एक तीर का, उत्क्रमणी है तो दोनों दिशाओं में तीर का उपयोग करते हैं, जिसमें पहले तीर का मतलब अग्रगामी होता है, जिसमें क्रिया कारक से क्रियाफल बनता है, और दूसरे तीर का मतलब पश्चगामी होता है, जिसमें क्रियाफल पुनः क्रिया कारक में परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रियाओं में एक से अधिक क्रिया कारक या क्रियाफल होते हैं तो उनको प्रदर्शित करने के लिए उनके बीच में धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। क्रिया कारक या क्रियाफल की अवस्थाओं को बताने के लिए उनके नीचे छोटे कोष्टक में लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, सॉलिड के लिए S और जलीय विलयन एक्वस के लिए AQ का उपयोग छोटे लेटर में किया जाता है। यदि अभिक्रिया के दौरान कोई गैस बन रही हो तो उस गैस के बाजू में छोटे कोष्टक में ऊपर की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। यदि अवक्षेप बन रहा हो तो छोटे कोष्टक में नीचे की ओर तीर का उपयोग किया जाता है। यदि अभिक्रिया जिस ताप, दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो उनको जो तीर होता है तीर के ऊपर लिखा जाता है। एक बात और हम बता दें, कभी कभी तीर के नीचे मान लो लिखा है कि माइनस, लेकिन H2O, माइनस H2O का मतलब कि वो चीज वहां से निकल रही है। अगर माइनस लिखा है ना नीचे, तीर के नीचे माइनस और कुछ भी लिखा है, मतलब वो चीज क्या हो रही है, निकल रही है। और प्लस है मतलब हम दे रहे हैं। अगर ये H2O में अगर मैं यहां प्लस करता मतलब हम H2O दे रहे हैं, और माइनस है मतलब वो चीज निकल रही है। ये बात भी आप उसको ऐड कर लेंगे। कन्फर्म? तो ये हुआ कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है और क्या उसके तरीके हैं। और इसके बाद इस लेक्चर के एंड में मैं इक्वेशन यहां लिखने जा रहा हूं, केमिकल इक्वेशन। और क्वेश्चन आता है कई बार कि निम्न रासायनिक समीकरण को देखकर आप क्या विचार व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो पहले आप यहां देख लें, मैं इक्वेशन लिखता हूं और उस इक्वेशन में क्या विचार व्यक्त करेंगे, मतलब सारे पहलुओं को बताओ। मैं ये देखना चाहूंगा कि मैंने जो जो नियम सिखाए हैं उस केमिकल रिएक्शन को देख करके क्या आप बता पा रहे हैं कि वो सारी चीजें क्या है। ठीक है, उससे हो जाएगा क्लियर कि आपको मेरी बात कितनी क्लियर हुई है। देखिए, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं जिसमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब विश्लेषण, और विश्लेषण का मतलब है केमिकल रिएक्शन देख करके
आप जितने पहलू बता सकते हैं वो आप बताएं। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हमारा ये है। अब देखो इसमें हम लिखेंगे भाई एक एक करके कि भाई आप बताओ कि क्रिया कारक कौन है, फिर क्रिया फल कौन है, अभिक्रिया की प्रकृति कैसी है, किस आधार पर, दिशा के आधार पर, उत्क्रमणी है या अनुत्क्रमणी है, पदार्थ की क्रिया कारक की क्या बताओगे आप, अवस्था। जो आपको दिख रहा है सारी बातें बताना। तो समझो, बताओ क्रिया कारक कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, किस अवस्था में है, इस चिन्ह का क्या मतलब है, डेल, इसको बोलते हैं कि यहां पर गर्म किया जा रहा है। जब भी डेल आएगा इसका यह मतलब है कि गर्म किया। एक तीर का क्या मतलब है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया फल का नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्रिया फल है। यह किस अवस्था में प्राप्त हुआ, ये क्या तीर क्या बता रहा है कि CO2 क्या बन रही है, गैस बन रही है। जानकारी क्लियर, आगे चलो। इसमें कितने मॉलिक्यूल थे टोटल, एक भाग लिया। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना, जिसको हम खड़ा चूना या कली चूना के नाम से भी जानते हैं। ये कितने मॉलिक्यूल बना, एक अणु बनाए। अब आओ सेकंड में, क्रिया कारक कौन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल भाग लिए, हाइड्रोजन के कितने अनुपात भाग लिया, नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में, हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बने, दो। यहां भाग कितने लिए थे टोटल मिला के, 4 भाग लिए और बने कितने, तो उत्पाद में क्या आ रही है, ठीक। ये तीर का क्या मतलब है, उत्क्रमणीय। यानी अगर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया फिर से टूट करके क्या बना लेता है, पीटी का क्या मतलब है यहां, ये पीटी जो है वो है उत्प्रेरक प्लैटिनम। 200 एटीएम का क्या मतलब है, हाँ, एटीएम की पूरी इंग्लिश होती है एटमॉस्फियर, उसकी हिंदी में मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। तो ये 200 क्या है यहां पे बोलो, वायुमंडलीय दाब। यानी कितना दाब, 76 CmHg। बैरोमीटर से जब मापोगे ना तो पारे का लेवल कहां होना चाहिए, 76 को टच करेगा तो हम कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब। और अगर 75 को टच करता है 75 को तो हम कहते हैं एक बार वायुमंडलीय दाब, एक बार वायुमंडलीय दाब। कितने को, 75 CM वाले को। यहां पर देखो ये एनर्जी देख के क्या लग रहा है आपको, ये एनर्जी को वहां से मत सोचो, अगर यहां ला लेता तो काय में होती, माइनस में। और माइनस का क्या मतलब सिखाया था मैंने, उष्मा क्षेपीय की शोषी है, उष्मा क्षेपी। तो ये कौन सी क्रिया है, ये उष्मा क्षेपी क्रिया है, ठीक है। और अवस्थाएं कैसी हैं इनकी देखें, गैस। तो ये बात है कि केमिकल रिएक्शन को देख करके आपको क्या क्या जानकारी मिल पाई, वो आपने बताया इन 2 प्रश्नों में। और आपको कुछ होमवर्क मिलेगा जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी जानकारी मिली। साथ ही साथ हमारा जो अगला लेक्चर होगा इससे संबंधित, जब इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को संतुलित करना, ठीक, और क्यों किया जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसके अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे उसका एग्जाम्पल, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर है बिल्कुल।